अवतार थपलियाल, सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कमोडिटी मार्केट में निवेश पर चर्चा शुरू की थी और उम्मीद है कि उससे जुड़ी शुरुआती जानकारियां आपको मिल गई होंगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। आप एसएमएस के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रेशियस मेटल और बेस मेटल में ट्रेडिंग की और इसमें कैसे निवेश आप कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए, इसी पर आज हमारा फोकस होगा। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है एनसीडीएक्स के बिजनेस डेवलपमेंट हेड सुरेश देवनानी और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नब पंड्या। आप दोनों का ही स्वागत है। पहला सवाल हम शुरुआत करेंगे कमोडिटी में ट्रेडिंग को लेकर। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली मार्जिन के लिहाज से सुरेश जी आपसे कुछ समझना चाहूँ तो एक निवेशक के लिए कितना जरूरी है मार्जिन को समझना? बहुत ज़रूरी है ये समझना कि वायदा व्यापार चलता कैसे है। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक स्पॉट मार्केट होता है जहां पे किसी को अगर कोई कमोडिटी खरीदनी होती है तो पूरा भाव भुगतान करता है और कमोडिटी खरीदता है। वायदा बाजार में जब वो पार्टिसिपेट करता है तो एक मार्जिन के तौर पर कुछ अमाउंट रखता है, रकम रखता है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पर इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो मार्जिन किस किस प्रकार के होते हैं। जो इनिशियली आपको ट्रेड करना है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज जो है इनिशियली मार्जिन के तौर पर उसे रखना पड़ता है। इस मार्जिन के कंपोनेंट्स होते हैं इनिशियल और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। अच्छा। ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब स्टडी की जाती है कमोडिटी की तो देखा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में उसकी वॉलेटिलिटी कैसे रही है, उसके हिसाब से एक इनिशियल मार्जिन तय किया जाता है और रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, रीसेंट फ्लक्चुएशंस रही हैं, उसके हिसाब से जो है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो तय किया जाता है। okay. तो ये दोनों को जोड़ के जो मार्जिन बनता है वो इनिशियली वो रखना पड़ता है जिसके बेसिस पे वो ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मार्जिन होते हैं जो भी बहुत जरूरी है समझना। एडिशनल मार्जिन होता है जो एडिशनल वधघट अगर हो जाती है बाजार में तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए एडिशनल मार्जिन इंपोज किए जाते हैं। एक स्पेशल मार्जिन होता है जबकि किसी एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है और कहीं सस्पिशन है कि ये नेचुरल मूवमेंट से हटके है तो स्पेशल मार्जिन्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो वन साइडेड होते हैं। इसके अलावा जो लोग डिलीवरीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि डिलीवरी को रिलेटेड कौन से मार्जिन्स होते हैं। वो होते हैं प्री एक्सपायरी मार्जिन्स। लास्ट के 5 दिनों में जो वायदा एक्सपायर होने वाला होता है उनके लास्ट के 5 दिनों में मार्जिन बढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग डिलीवरी लेने में इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वो ही लास्ट तक रहे। अच्छा। वरना एक्सपायरी तक जो स्पेकुलेटर्स हैं अगर वो भी खेलते रहेंगे तो एक सही अंदाज नहीं आ पाएगा कि इसकी डिलीवरी कितनी आएगी और क्या होगा। तो वो प्री एक्सपायरी मार्जिन जो है वो 5 दिनों तक लगाया जाता है। okay. और फिर होता है डिलीवरी मार्जिन। जब डिलीवरी हो चुकी होती है, जिसके ओपन इंटरेस्ट खड़े होते हैं, उनको डिलीवरी मार्क की जाती है। तो लास्ट के एक्सपायरी +2 में जो सेटलमेंट होता है उन 2 दिनों में एडिशनल मार्जिन्स भी लगाए जाते हैं, डिलीवरी मार्जिन्स। तो इस तरीके से ये बहुत सेफली प्रोटेक्टेड स्पेस है और काफी मार्जिन्स लिए जाते हैं जिससे कि डिफॉल्ट्स हैं वो बहुत से कम होते हैं। बिल्कुल। हर एक्सचेंज का क्या अलग तरीका होगा मार्जिन लगाने का, और दूसरा कि क्या निवेशक मार्जिन्स को समझने में कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं? देखिए, अगर हम जब देखें कि कौन सी कमोडिटी है, कमोडिटी के हिसाब से मार्जिन्स में आपको बदलाव दिखेगा। इसीलिए आपको ऐसे पहले से ही ये समझना चाहिए कि जब भी मार्जिन्स के बारे में बात करते हैं तो आप स्पेसिफिकली देख लें कि किस एक्सचेंज पे, किस कमोडिटी पे कितना मार्जिन है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट्स हैं इस मार्जिन के कि आपको ऐसा ना हो कि आपने समझ लिया कि इतना ही मार्जिन आएगा और फिर आपको पता चले कि और पैसा आपको देना है। तो इसीलिए आपको पहले से जरा थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि कौन सी मिस्टेक्स हम रेगुलरली करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को जब ट्रेड करते हैं तब ये मार्जिन्स का पूरा ख्याल नहीं रहता और फिर सडनली उनको पता चलता है कि एक्स्ट्रा एडिशनल या स्पेशल मार्जिन आ गया तो तभी उनके लिए फंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और तब वो अपना जो शॉर्टफॉल है उसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको, क्योंकि ये फ्यूचर्स है तो आप इसको रेगुलरली आपको एडिशनल मनीज भी मार्जिन के तौर पे देना होगा अगर प्राइस मूवमेंट आपके खिलाफ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि काफी सारे लोग जो इक्विटीज में है ऑप्शंस में ही करते हैं तो वो एक बार जो पैसा दे दिया
को रख के भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूचर्स आता है तो इनको एक अलग चीज का ये ध्यान रखना पड़ता है, जो कई जो लोग हैं वो इसको अपने कैलकुलेशन में नहीं लाते हैं। और तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आप जो मार्जिन्स का परसेंटेज है उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हर एक कमोडिटी के लिए और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से बदलते रहेंगे। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि आप किस कमोडिटी में किस प्रकार का एक्सपोजर ले रहे हैं, कब तक एक्सपोजर ले रहे हैं और आपका डिसीजन क्या है। क्योंकि जैसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि मान लीजिए कि आपने डिलीवरी के बारे में सोचा है तो वहां आपके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन्स आ जाएंगे। मान लीजिए आप एंड तक कोई ट्रेड में आप बैठे हैं तो वहां आपके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन आ सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड पे भी आधारित रहता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक बार कुछ एक्शन लिया और फिर उसके बाद कुछ किया नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस ज्यादा हो सकता है, खास करके क्योंकि इसमें आपको पैसे देने हैं। और इसीलिए ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान में रखी हो तो आपके लिए एक कमोडिटी का जो ट्रेडिंग है वो काफी स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अगर मैं एसेट क्लास के हिसाब से मूव होना चाहूँ, अगर हम कमोडिटीज में सबसे पहले प्रेशियस मेटल की बात करें और सोने का जिक्र करें, तो सोने में ये सबसे फेवरेट एसेट क्लास होगी जिसमें लोग सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते होंगे शायद। जी हाँ, भारत में तो ये एकदम इमोशनल और सेंटिमेंटली अटैच्ड एसेट क्लास है। काफी त्योहारों में कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन हो तो सबसे पहली चीज जो लोग सोचते हैं वो सोने में निवेश करने का सोचते हैं। और ये काफी हद तक लोगों को फायदे में भी रहा है। लोगों ने जितना जमा किया हुआ है सोना, आज उस पर जो एप्रिसिएशन मिला है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो एप्रिसिएशन हुआ है वो तो आप देख ही पाए हैं। तो सोने में निवेश करने के काफी तरीके हैं। आप सोने के ETF में कर सकते हो, आप फिजिकल सोना खरीद के रख सकते हो और सोने के फ्यूचर्स में भी फायदा ले सकते हो। तो हम आज बात करेंगे सोने के फ्यूचर्स में अगर फायदा करें तो उसमें यह है कि जैसे पहले एक्सप्लेन किया, कुछ मार्जिन रख के आपको उसमें एक एक्सपोजर मिलता है। काफी महीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहते हैं, आप आगे की एक पोजीशन लेके चल सकते हो। उस तरीके से आप इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हो, पर आपने पूरा पैसा ब्लॉक नहीं किया हुआ है। तो यू हैव इन्वेस्टेड ओनली मार्जिन अमाउंट एंड यू आर गेटिंग एन एक्सपोजर। आपको सोने में एक्सपोजर मिल रहा है। तो एक्सपायरी तक आप खड़े रह सकते हैं और एक्सपायरी में आप रोल ओवर करके आगे पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ मार्जिन पे करते हुए आपने एक सोने जैसे प्रेशियस एसेट क्लास में अपना एक फुटप्रिंट छोड़ा है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न साइजेस के भी हैं। डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या सूट करता है, मतलब हर निवेशक के लिहाज से आपने एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं। कौन कौन से होंगे जी? उसका साइज अगर मैं बताना चाहूँ तो 1 किलो से लेके 1 ग्राम तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो हर क्लास के हर निवेशक के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको सूट करते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या रिस्क एपिटाइट है, किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट एपिटाइट है, आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ खास नाम भी है यहाँ पर, जैसे कि आपके पास गोल्ड पेटल है और साथ ही गोल्ड हेज भी है। इनकी क्या खासियत होगी? गोल्ड हेज एक यूनिक प्रोडक्ट NCDEX ने लॉन्च किया था लगभग 2 साल पहले। ये जरूरत तब पड़ी थी जब बीच में सरकार के स्टेप्स की वजह से कस्टम्स ड्यूटी जो है वो 1% से लेकर 10% तक बढ़ा दी गई थी। तो लोग जब ट्रेड करते हैं, नॉर्मली ट्रेड करते हैं तो सोने के भाव को लेके ट्रेड करते हैं। उनको इनके ऊपर कोई व्यू नहीं रहता है कि ड्यूटी कैसे चेंज होगी। तो जब ये वायदे में चेंजेस आ जाते हैं तो एक एब्रप्ट सरप्राइज उनको मिलता है। तब ये जरूरत फील की गई कि जब ये ड्यूटी चेंज हो रही है उस वक्त करस्पॉन्डिंग जो प्रीमियम है मार्केट में वो भी चेंज होते जा रहा है। और ये दोनों चीजें जो हैं वो एक आम जो निवेशक है जो कि इंटरनेशनल के भाव देखता है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी प्रेशियस मेटल्स में है, ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे होती है। तो कॉमेक्स का नाम बहुत लोग जानते हैं और कॉमेक्स के प्राइजेस को ट्रैक करते हैं। कॉमेक्स के भाव को देके रुपी डॉलर कन्वर्ट करके यहाँ पे जो भाव होना चाहिए उससे थोड़ा हट के भाव चल रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटी चेंजेस बार बार हो रहे थे। उस वक्त में ये मांग आई मार्केट से और हमने भी ये सोचा कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जिसमें ये ड्यूटी और जो प्रीमियम है उस कंपोनेंट को हटा के सिर्फ इंटरनेशनल प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय जो अपना रुपी डॉलर है वो अगर ऑफर कर दिया जाए तो लोगों को एक लाइट वेट प्रोडक्ट मिल जाएगा
और लोगों को समझने में आसानी होगी, और वो सराहा गया, काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया। और एक तरह से जो इंटरनेशनल पे रुचि रखते हैं ट्रेड भाव देख के, उनको एक ऑल्टरनेट लीगल ऑप्शन अवेलेबल हो गया इंडियन शोर्स पे ट्रेड करने के लिए। तो गोल्ड हेज जो है ऐसा, गोल्ड पेटल इज वन मोर वर्जन ऑफ डिलीवरेबल गोल्ड, पर उसका जो साइज है वो 1 ग्राम है। तो छोटे से छोटा निवेशक जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, और इसलिए वो दूसरे एसेट क्लास को टारगेट किया गया है। साथ ही अगर हम गोल्ड में पैसे लगाते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए फिर? गोल्ड अगर आप देखें तो एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरह भी बिहेव करता है। इट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को। इंटरनेशनली अगर फेड के रेट्स कुछ चेंज होते हैं, तो अगर जॉबलेस क्लेम्स आते हैं वो चेंज अफेक्ट करता है। जो फैक्टर्स अगर करेंसी को अफेक्ट कर सकते हैं, आप समझ लीजिए वो गोल्ड को भी अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। लोकल डिमांड, अगर कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है, एक्सपर्ट आता है डिमांड में, तो वो प्रीमियम में ज्यादातर रिफ्लेक्ट करेगा, पर लोकली लैंडेड प्राइस में डेफिनेटली अफेक्ट करता है। करेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। करेंसी डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्राइस डिस्कवरी जो है वो ज्यादातर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ही हो रही है। यहाँ पे वो जो है भाव मिमिक होता है, सेम टू सेम यहाँ टिक बाय टिक मूव होता है। सिर्फ जो करेंसी है उसका फैक्टर होके यहाँ पे जो भाव ट्रेड होता है। और दूसरे अगर डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसका लोकल डिमांड सप्लाई, लोकल प्रीमियम जो है वो फर्क करता है। तो करेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ट्रेडेड भाव को फर्क इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बावजूद गोल्ड को अगर पोर्टफोलियो के लिहाज से हम समझना चाहें तो कितना आपको एलोकेशन देना चाहिए सोने को लेकर अपने पोर्टफोलियो में, इस पे करेंगे बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम की आज की पेशकश में हम बात कर रहे हैं कमोडिटीज पर, और हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले प्रेशियस मेटल सोने पर। ब्रेक जाने से पहले हमने ये समझा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के। लेकिन अगर मुझे पोर्टफोलियो अपना डिजाइन करना हो अर्नब जी, तो ये समझाइए कि गोल्ड का एलोकेशन कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी। देखिए, अगर आपको एक अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें आप अलग अलग एसेट क्लासेस रखते हैं, इक्विटी, डेट, और उस हिसाब से एक अलग एसेट क्लास के हिसाब से गोल्ड का होना जरूरी है। मोस्टली हम रेकमेंड करते हैं कि 10% से ज्यादा का आपका एलोकेशन गोल्ड में ना हो, और यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर ले। लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि हर आदमी को 10% रखना है, क्योंकि आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। डिपेंड्स कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा है तो आप थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर भी ले सकते हैं, और उस एक्सपोजर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्योंकि आज आपके पास भारत में दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आप सीधा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको देखना है तो आपके पास ETFs है। अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से भी देखना है और फ्यूचर्स में एक्सपोजर लेना है तो उसमें भी आपके पास इतने सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जितने साइज का आपको एक्सपोजर लेना है वो आप ले सकते हैं। इन एडिशन, क्योंकि अभी आप इंटरनेशनल प्राइस को भी इंडियन एक्सचेंजेस पर ट्रैक कर सकते हैं थ्रू प्रोडक्ट्स, तो अगर आपको एक इस प्रकार का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना है तो उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो जब आपका गोल्ड का क्लासिफिकेशन आएगा पोर्टफोलियो में, तो आपको दो हिसाब से देखना होगा। एक कि एसेट एलोकेशन में आप कितना उसको एलोकेट कर रहे हैं, दूसरा ये भी कि दूसरे जो सब फैक्टर्स है, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना है, आपका कमोडिटीज का एक्सपोजर कितना है, उसमें थोड़ा ज्यादा कम अगर आपको बढ़ाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और यही बड़ी बात है कि आपके पास आज चॉइस इतना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नॉर्मली काफी बार कई प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में आप शामिल नहीं कर सकते साइज के हिसाब से। अच्छा। इसीलिए अगर आप देखें तो छोटे से छोटा निवेशक अगर हो और अगर उनको मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ करना है तो वो आज एक गोल्ड सेविंग्स फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं। अगर उनको ये नहीं करना है तो डायरेक्टली गोल्ड ETF में एक्सपोजर ले सकते हैं। देखिए, गोल्ड सेविंग्स प्लान आखिर जाके गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड ETF गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। तो इसी प्रकार से जब छोटा निवेशक हो वो इसमें एक्सपोजर ले सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट की जो रकम है वो बड़ी है, फिर भी आप फ्यूचर्स की हिसाब से जा सकते हैं, और फ्यूचर्स में भी इतने सारे इंटरनल चॉइसेस हैं। तो ये सब देख के आपका गोल्ड में एक्सपोजर होना जरूरी है, क्योंकि ये एक आपको पोर्टफोलियो को
जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए आपके गोल्स के लिए, उसमें वो आप शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चॉइसेस हैं सुरेश जी, तो मुझे ये बताइए किस निवेशक को ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस निवेशक को निवेश करना चाहिए? ये हर निवेशक का इंडिविजुअल चॉइस होता है कि मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ, क्योंकि सबकी रुचि नहीं होती ट्रेडिंग करना। काफी लोग सिर्फ जमा करने के हिसाब से, और बहुत सेफ और अच्छा तरीका भी है, पर बहुत जो सैवी ट्रेडर्स होते हैं, जो सैवी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है उसमें भी करके बहुत अपॉर्चुनिटीज निकालते हैं। वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दो एक्सचेंजेस के बीच में अगर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें अगर भाव फर्क चल रहा है तो वो दोनों भाव फर्क को कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये एक निवेशक को डिसाइड करना पड़ेगा, और सेफ अगर जो कंजर्वेटिव रहेंगे वो खरीद के जमा करके रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, और जो लोग वो घर में स्टोरेज के खतरे जो रहते हैं उनसे बचना चाहें तो ETF में रखना चाहेंगे और डीमैट में रखना चाहेंगे। और बाकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो फ्यूचर्स में अवेलेबल हैं, उसको यूज करना चाहें तो हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनका असिस्टेंस लेके और इससे जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अर्नब जी, वो कौन से टिप्स होंगे जो आप एक सोने में ट्रेडर को और सोने में निवेशक को देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो आपके पास अपना गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आप फिजिकल में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको गोल्ड प्राइस के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके पास गोल्ड प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल। और अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं रखना है फिर भी आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपना गोल बहुत क्लियर रखिए। जो छोटे निवेशक है वो रेगुलरली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको गोल्ड को ऐसा नहीं देखना चाहिए क्योंकि भाव गिर गए या चढ़ गए तभी ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। जो आप नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं कि रेगुलर इन्वेस्टिंग, उसी तरह गोल्ड में भी आप कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि जब आप गोल्ड में निवेश कर रहे हो तो उसका टैक्स एस्पेक्ट भी आप देख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नेट रिटर्न्स से मतलब है, तो वो भी देखना है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप कितना एक्सपोजर ले सकते हैं उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इसमें आपके पास चॉइस है, लेकिन आपको समझ के करना है कि मैं कितना एक्सपोजर ले सकता हूं, कितना मेरा रिस्क एपेटाइट है। दूसरी बात कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी लेके ट्रेड कर रहे हो तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एक्सपोजर लेना है, और इसमें स्टॉप लॉस करके आपको रिवर्स भी अपनी पोजीशन करनी होगी, क्योंकि काफी सारे बार हम ये देखते हैं कि ट्रेड करने के लिए कोई इन निवेशक जाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि उनका जो व्यू है वो सही नहीं निकलता, तो वो एक घाटा हो जाता है और वो होल्ड करते रह जाता है, जिससे घाटा बढ़ता है। तो ये ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना स्टॉप लॉस करे और ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ जाए। सोने के बाद अगली बारी आती है दूसरे प्रेशियस मेटल की, जो है चांदी। चांदी में भी हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, एक तरह से बेस मेटल को भी फॉलो करती है और सोने को भी फॉलो करती है। दोनों की तरफ की मार भी पड़ती है और दोनों की चाल का फायदा भी चांदी को यहां पर होता है। लेकिन मुझे समझाइए कि एक्सचेंज में किस तरह से चांदी के लिए ऑप्शंस हैं, ट्रेडिंग के और निवेश के? ज्यादातर जो ऑप्शंस गोल्ड में अवेलेबल हैं वही चांदी में अवेलेबल हैं, क्योंकि फायदे जो रहते हैं वो ऑल्टरनेट मंथ्स के वायदे खुले हुए रहते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत में जो नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं लोग ट्रेडिशनली, उसको एक जो गोल्ड को अफोर्ड नहीं कर सकते, गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो 30 लाख है, उसमें छोटे पैमाने में जो ट्रेड करना चाहते हैं वो सिल्वर में करते हैं। अच्छा। और सिल्वर में ट्रेडिशनली लोगों ने उसको ज्वेलरी में किया है, वेसल्स में किया है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में किया है जो कि खास करके इंडिया को वो है सीमित है। इंटरनेशनली उसको ज्यादातर एक ETFs में या फिर फ्यूचर्स में किया जाता है, बट इंडिया में जो फैंसी है रही है बी टाउन सिटीज और सी टाउन सिटीज में, वो ये है कि सिल्वर को किसी न किसी तरीके से घर में रखा जाए और यूटेंसिल्स या फिर ज्वेलरी मानी जाती है, तो लोग उस हिसाब से करते हैं। और वायदे जो हैं वो लगभग गोल्ड के समान ही हैं जो अवेलेबल हैं। चांदी की बात करें तो साथ ही बेस मेटल्स का भी जिक्र करना चाहेंगे। इसमें भी ट्रेडिंग होती है, इसमें भी निवेश होता है, तो पांचों बेस मेटल्स के बारे में आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से एक्सचेंज में दर्शक जो है ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, बेस मेटल्स का जो फील्ड है वो काफी वाइड है, क्योंकि आप एल्यूमिनियम के साथ
शुरू करके कॉपर, निकल, लेड, जिंक, ये सभी का आपको चॉइस रहता है। अब जब हम बेस मेटल्स के बारे में बात करें तो ये देखना जरूरी है कि बेस मेटल्स का एक इंडस्ट्रियल यूज होता है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हमने पिछले 15 साल से देखा हुआ है कि जो डिमांड फैक्टर है वो काफी महत्व का हो चुका है। राइट। क्योंकि इमरजेंस ऑफ चाइना के हिसाब से। अब आप देखिए मोस्ट बेस मेटल्स में चाइना जो है वो अराउंड 35 to 40% कंजम्पशन वही करता है। तो इस हिसाब से चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जिससे ये सभी बेस मेटल्स के प्राइस मूवमेंट वो तय करता है। तो काफी सालों के लिए बहुत अच्छा था, चाइना की डिमांड बूम हो रही थी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रहा था, जिस हिसाब से ये सभी बेस मेटल्स की डिमांड बढ़ रही थी। तो तभी सभी बेस मेटल्स में आपने तेजी देखी थी। राइट। लेकिन एक पहली जो घटना हुई वो था कि ग्लोबल स्लोडाउन 2008-9 का। वहां पर भी जो निवेशक है इस बेस मेटल्स में उनको असर नहीं हुआ काफी सारा, क्योंकि वहां एक बार शॉर्ट टर्म ब्लिप आया लेकिन रिकवरी भी थी, क्योंकि चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ा दी थी एक बड़ा स्टिम्युलस करके, और वो स्टिम्युलस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, तो उससे वहां पर सिचुएशन संभल गई। लेकिन जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी ओवरऑल स्लो हो रही है, जो 8-9-10% का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे होते हुए अब नीचे आ गया है और नीचे ही रहने की संभावना है। जिस प्रकार हम मंथ ऑन मंथ चाइना का जो PMI इंडेक्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, उसमें जो हम डिक्लाइन देख रहे हैं, उससे ये पूरा जो बेस मेटल का पैक है उस पे एक चिंता खड़ी हुई है कि क्या इस प्रकार की डिमांड सस्टेनेबल रहेगी या नहीं। और उस हिसाब से हमने देखा है कि रिसेंट पास में एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। अब ये एक और प्रॉब्लम भी है कि क्योंकि अगर चाइना जो इतना बड़ा कंज्यूमर है, अगर वो कंजम्पशन अपना कम कर दे तो उससे क्या होता है कि ये सभी एरियाज में आपके पास एक प्रोडक्शन सरप्लस हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए चिले से लेके अफ्रीकन देशों में जहां पर ये कई बेस मेटल्स की माइने हैं, वो तो फुल टिल्ट काम कर रही है, यानी कि प्रोडक्शन कर रही है। अब उनके पास प्रोडक्शन सरप्लस है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि क्योंकि डिमांड सप्लाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्राइस को तय करता है, तो जब एक बार डिमांड का स्लो डाउन है तो उसके हिसाब से आप सप्लाई में कैसा चेंज देखते हैं वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज है वो धीरे धीरे अपनी कई माइनों का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं या उसे बंद करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे सप्लाई बाजार से चला जाता आएगा वैसे वैसे थोड़ी स्टेबिलिटी आती जाएगी इनके प्राइसेस में। तो एक जब कोई इस बेस मेटल के प्राइस के बारे में बात करें तो उसको डिमांड देखना चाहिए, इस प्रकार के सप्लाई अनाउंसमेंट्स भी देखना चाहिए। तीसरी बात ये भी होती है कि स्टॉक पाइल्स कितने हैं, क्योंकि सभी बेस मेटल्स में स्टॉक पाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार प्रोडक्शन तो हो चुका है और अगर स्टॉक्स काफी बड़े हैं या वो बढ़ते जा रहे हैं तो वो भी आगे जाते हुए या इसी समय आपको प्राइस पे असर करते दिखाई देंगे। और एक और फैक्टर ये भी है कि सीजनैलिटी, और सीजनैलिटी हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि डिमांड फेस्टिवल्स के आसपास बढ़ जाती है, कम होती है। क्योंकि देखिए चाइनीज न्यू ईयर जो होता है वो हर साल सेम डेट पे नहीं आता, वो एक पीरियड में आता है। तो उस हिसाब से वो पीरियड के बाद वहां पर छुट्टी हो जाती है। तो ऐसा भी हम देखते हैं कि जो ये कंपनीज है जो ये बेस मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज हॉलीडेज के पहले एक बार फुल प्रोडक्शन पे चले जाते हैं और फिर डिमांड स्लो डाउन हो जाता है। तो उस हिसाब से भी आपको प्राइस मूवमेंट दिखेंगे, क्योंकि जैसे वो हॉलीडेज के पहले प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तब डिमांड बढ़ जाती है, तो आपको टेम्पररी वो उस प्रकार के प्राइस मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और लास्ट ये भी होता है कि आप देख लीजिए कि कौन से एंड यूज है, यानी कि अगर आप देखें लेड का इस्तेमाल बैटरीज में होता है तो वो ऑटोमोटिव सेक्टर पे काफी निर्भर करता है कि क्या हाल है।
एल्यूमिनियम का आप देखिए इस्तेमाल नए नए प्रोडक्ट्स में होता है, अभी तो एयरक्राफ्ट में भी उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ गया है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में होता है। तो जैसे जैसे इस प्रकार की एंड यूजर इंडस्ट्री में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, उस प्रकार से मेटल्स के प्राइसेस में भी आपको इमीडिएटली इफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये जो डेटा जो आता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, उसके हिसाब से आपको रेगुलर प्राइस मूवमेंट्स दिखाई देंगे। तो ये सब एक स्पेसिफिक फैक्टर्स है जो बेस मेटल्स को इफेक्ट करते हैं, और इसके अलावा आपको करेंसी पर भी जो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल प्राइसेस के हिसाब से आपको चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन करेंसी का भी आपके लोकल बाजार में असर पड़ता है, इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन इन सब के बावजूद हर बेस मेटल में आपको रणनीति कैसे तय करनी चाहिए, इस पर करेंगे हम चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में हम आगे बढ़ाते हैं हमारी चर्चा को, और अब हम बात करेंगे चांदी पर एक बार फिर से। तो सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि चांदी काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। जो फैक्टर्स हमने बेस मेटल्स के लिए सुने और उससे पहले हमने सोने पर चर्चा की थी, उन दोनों को ये कमोडिटी फॉलो करती है। निवेश के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से एनसीटीएक्स इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको चांदी में एक्सपोजर देता है। हाँ, फ्यूचर्स की बात करें तो चांदी का डेफिनेटली एक स्पेस अवेलेबल है, और एक यूनिकनेस जो एक प्रेशियस मेटल सेगमेंट में गोल्ड से हटके है चांदी में, वो ये है कि गोल्ड में जैसे कि आपको ईटीएफ का एक ऑप्शन रहता है, उसमें चांदी में वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स है, और दूसरा जो फिजिकल लोग, मैंने जैसे पहले बताया था कि लोग खरीद के रखते हैं तो एक अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है। और वोलेटिलिटी को सिर्फ नेगेटिवली नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी के साथ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो वोलेटिलिटी ज्यादा रही है, मगर उससे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिली है लोगों को, और काफी लोगों ने उसका फायदा भी उठाया है और काफी कमाई भी की है। दूसरा, चांदी एक इंडस्ट्रियल तौर पे भी काफी यूज किया जाता है, और अगर आप देखें तो वो बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल यूजेज है वो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसको मोबाइल्स में यूज किया जाता है, बहुत सारी चीजों के टिप्स पे लगाया जाता है, और वो कोई रिसाइकल नहीं हो रहा है। आजकल सब लोग डंप कर रहे हैं, वेस्ट मतलब फेंक ही दे रहे हैं, तो उसमें से जो रिसाइकलेबल पार्ट है वो नहीं है, और चांदी वो पूरी की पूरी वेस्ट जा रही है। तो कहीं ना कहीं खपत होती जा रही है कमोडिटी की, और ये आगे चल के कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट वो प्राइसेस में दिखेगा ही दिखेगा। तो वोलेटाइल ज्यादा रहा है, गोल्ड के कंपैरिजन में डेफिनेटली वोलेटिलिटी ज्यादा है, पर रिटर्न्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो निवेशक डेफिनेटली इसको देख सकता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए निवेशक की चांदी में निवेश करने के लिए। बेस मेटल्स पे अगर मैं आऊँ अर्नब जी, तो मुझे ये बताइए कि कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक और लेड, ये पांचों बेस मेटल की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। जैसे कि कॉपर को अगर हम किंग ऑफ बेस मेटल बोलते हैं, तो दूसरी तरफ निकल को काफी अल्फा कमोडिटी हम कहते हैं। हर बेस मेटल की किस तरह की फीचर है? देखिए, आपको हर एक बेस मेटल के एग्जैक्ट फीचर्स की तरफ ध्यान देना है। एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात की, काफी सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस स्पेसिफिक कमोडिटी में प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, इसके माइंस जो बॉक्साइट के लिए आते हैं, वो कहाँ पर है, किस प्रकार का आपको प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, उसका किस प्रकार का यूज हो रहा है, ये काफी सारा इम्पोर्टेंस रखता है। जब हम कॉपर के बारे में बात करते हैं, तो कॉपर में ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि क्योंकि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इसका इस्तेमाल काफी सारा कॉपर वायरिंग में होता है, और कई देशों में कॉपर वायरिंग इज एक्चुअली what you call a substitute for the overall economy। अच्छा। क्योंकि वहां पर ऐसा देखते हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, और वैसे वैसे कॉपर वायरिंग और कॉपर का यूज बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार के सब्स्टिट्यूट को लेके कॉपर का बहुत अच्छा महत्व रहता है, और इसीलिए काफी सारे लोग सिर्फ कॉपर को कॉपर के हिसाब से ही नहीं, लेकिन एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की तरफ भी उसे देखते हैं। फिर हम आते हैं निकल के बारे में। तो निकल के बारे में अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील में होता है। अब यहाँ पर भी एक एडिशनल फैक्टर ये होने लगा है कि स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल एक तो ज्यादा हो रहा है, और दूसरा वो काफी सारे ट्रेडिशनल स्टील प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो काफी सारे शहरों में नए नए यूज हो रहे हैं, और काफी सारा जो वेरिएंट्स है उसका भी स्टेनलेस स्टील में आ रहा है। तो उस हिसाब से भी अभी निकल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है।
अगर हम लेड के बारे में बात करें तो लेड का उतना महत्व नहीं रहता है क्योंकि उसका यूज भी काफी सारा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये सभी बेस मेटल्स जो है उसका छोटे छोटे प्रमाण में यूज काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी होता है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसके वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं, उसके डिमांड सर्ज भी आ रही है, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, खास करके डाउन साइड पे। सो फॉर एग्जांपल हम वैसे बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन कल अगर समाचार ऐसे आते हैं कि चाइना में आईफोन की जो फैक्ट्रियां हैं वो प्रोडक्शन कम कर रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं काफी सारे मेटल्स पर भी आता है, क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट्स है उसमें ये अंदाज लगाया जाता है कि इस प्रकार के स्लो डाउन से डिमांड पे किस प्रकार का इम्पैक्ट होगा। और फाइनली हम जिंक पे आते हैं, और जिंक का कोटिंग आप देखते हैं कि काफी सारे जगह पे होता है जिसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, तो इस जिंक का भी एक अलग सा रोल रहता है। लेकिन हम अगर ये सभी बेस मेटल्स में देखें तो उसमें एक और एडिशनल फैक्टर आ जाता है, वो है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट पॉलिसी। क्योंकि इन सारे बेस मेटल्स की जो माइनिंग है वो बहुत स्प्रेड आउट है और काफी सारे छोटे छोटे देशों में है, तो इसमें रिस्क क्या रहता है कि इन छोटे देशों में अगर कहीं कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए, गवर्नमेंट बदल जाए और पॉलिसीज बदल जाए उस हिसाब से, यानी कि मान लीजिए कि साउथ अमेरिका में कोई कंट्री में जहां माइनिंग होता है वहां कोई लेफ्ट लीनिंग पार्टी पावर में आ जाए और वो इंपोर्ट्स पे कर्ब लगा देते हैं या इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगा देते हैं या एक्सपोर्ट्स पे कुछ कर देते हैं, तो ये सभी का असर आपको ग्लोबल प्राइसेस पे इमीडिएटली दिखाई देगा। तो जिस हिसाब से आप सभी और फैक्टर्स को देख रहे हैं उस हिसाब से इस प्रकार का पॉलिटिकल थोड़ा ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक आगे जाके पॉलिसी रिस्क भी बन सकता है। तो ये सभी चीजें अगर आपने देखी हो तो आपके लिए ये पूरा जो एरिया है वो भी एक नया अपॉर्चुनिटी देने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्पेसिफिक एक्सपोजर ले सकते हैं और उस हिसाब से आप जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक और दूसरी, उसका भी आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो बेस मेटल्स के जो निवेशक होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, क्या वो प्रेशियस मेटल्स से थोड़े अलग होते हैं, इन द सेंस उनकी जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो बेस मेटल्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो जानकार ज्यादा होते हैं या जानकार ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक फैक्टर्स है। देखिए, गोल्ड या सिल्वर जो प्रेशियस मेटल है उसमें निवेश करना और उसको समझना आसान होता है, बिल्कुल, जबकि जब आप बेस मेटल्स की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये एक कॉमन चीज डिस्कशन की नहीं है, यानी कि जब दो लोग मिलेंगे शाम को तो वो गोल्ड के प्राइसेस के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देखो कॉपर में वो चिली में वो कॉपर माइन में ऐसा हो गया, वहां स्ट्राइक है तो ये प्रॉब्लम है, वो कभी डिस्कस नहीं होता। तो उस प्रकार से जो हम बहुत फेमिलियर होते हैं उसमें निवेश करना आसान होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक नॉलेज वाले निवेशक या ट्रेडर है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यहाँ वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो वो करके बेस मेटल्स में वो एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक डिफरेंस होगा। दूसरी बात ये भी है कि जो बेस मेटल्स में ट्रेडर है वो थोड़े सीरियस भी होने चाहिए, क्योंकि देखिए गोल्ड में अगर आप देखें तो इतना सारा चॉइसेस है और इतनी छोटी रकम भी आप वहां पर लगा सकते हैं। वो सेम सिचुएशन आपको बेस मेटल्स में नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां आपका एक्सपोजर बाय नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। तो इसीलिए ये एक्सपोजर वाली भी एक चीज होती है कि आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए या इतना रिस्क लेने की या इतना इन्वेस्ट करने की, और उस हिसाब से भी ये एक डिफरेंशिएशन हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको वो तमाम टिप्स दे दी हैं जिसके जरिए आप प्रेशियस मेटल और बेस मेटल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। शुरुआत करते हैं हम दर्शकों के सवालों के साथ, और पहले दर्शक ने फेसबुक के जरिए मेरठ से अपना सवाल पूछा है। तरुण गुप्ता नाम है इनका, और तरुण पूछ रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट से क्या मतलब होता है?
देखिए, काफ़ी प्रकार के लोग हैं जो फ्यूचर्स एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ हेजर्स होते हैं, कुछ स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो ज्यादातर जो ट्रेड करके अपनी पोजीशन खुली रखता है, जो कैरी करता है, उसको एक ओपन इंटरेस्ट माना जाता है। ओपन इंटरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लोग उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो थोड़ा सा एक अनुमान भी लगाते हैं कि कितनी डिलीवरीज आ सकती हैं एक्सपायरी पे, और इसका भाव ताव जो है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमें जो आर्बिट्राजर्स हैं या हेजर्स हैं, ये काफी हद तक एक्टिव हैं, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होंगे, जो ट्रेडर्स मेंटालिटी वाले होंगे, वो ज्यादातर आना जाना करते रहते हैं, पोजीशन लेते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, पोजीशन लेते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। जो कंसिस्टेंटली पोजीशन लेके खड़ा रहता है वो एक हेजर होता है, जिसका समझो कोई प्रोसेसिंग प्लांट है, उसको एक हेज करके चलना है, या किसी की मैन्युफैक्चरिंग है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ जो गोल्ड उसने खरीदा और जब तक वो प्रोसेसिंग हो, ज्वेलरी बने, तब तक उसका एक्सपोजर रहता है। तो उतने पीरियड के लिए वो एक पोजीशन हेज करके रखता है एक्सचेंज पे, और जब उसकी फिनिश ज्वेलरी वो सेल हो जाए तो अनहेज करता है। तो ज्यादातर बड़ा ओपन इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि एक हेजर्स की अच्छी पार्टिसिपेशन है उस कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल मध्य प्रदेश से निखिल गुप्ता पूछ रहे हैं। इनका सवाल है कि कमोडिटी में ट्रेडिंग के लिए करेंसी पर नजर रखना क्यों जरूरी है। तो अर्नव जी, हमने चर्चा भी की, आप प्रेशियस मेटल की बात करें या बेस मेटल की बात करें, करेंसी का इम्पैक्ट तमाम कमोडिटीज पर पड़ता है। करेंसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब आप लोकल एक्सचेंजेस पे, कमोडिटी एक्सचेंजेस पे जब आप प्राइस देखते हैं और जिस प्राइस पे ये सब ट्रेड होता है, तो वो ट्रेड में दो चीजें आ जाती है। एक तो ऑब्वियसली लिंकेज टू इंटरनेशनल प्राइस, क्योंकि ये सभी कमोडिटीज ऐसी होती है जिसका प्राइस सेट इंटरनेशनल बाजार में होता है, यानी कि एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वहां से आपको एक इनिशियल प्राइस आती है। तो कोई एक दिन के बारे में देखें तो जो चेंज होता है वो यूजुअली जो इंटरनेशनल प्राइस के चेंज है वो एक पार्ट रहता है, और दूसरा पार्ट ये रहता है कि आज कमोडिटी का किस प्रकार का मूवमेंट है। क्योंकि हम ये जो इंटरनेशनल प्राइस है वो लोकल रुपीज में जब कन्वर्ट होती है तो उसमें वो कमोडिटी फैक्टर आ जाता है। तो इसीलिए ये कमोडिटी में जब आप देखें तो ये यानी फॉरेन करेंसी की मूवमेंट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि मान लीजिए आपको पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में एक प्रकार का मूवमेंट होना है और उस हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन लेते हैं, लेकिन करेंसी पूरा खेल बिगाड़ सकता है आपका, या कई बार करेंसी आपको और मदद भी कर सकता है। तो इसीलिए जो करेंसी मार्केट है, खास करके हम देखते हैं जो डॉलर की मूवमेंट्स है, उस पे एक तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दो चीजें और होती है कि देखिए डॉलर के स्ट्रेंथन या वीकन होने से एक असर लोकल करेंसी रुपी पे गिरती है। बिल्कुल। दूसरी बात यह भी है कि डॉलर की मूवमेंट से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में भी मूवमेंट्स दिखाई देती है, क्योंकि काफी सारे ट्रेड जो है ये इंटरनेशनल कमोडिटीज में वो डॉलर में सेटल किया जाता है। बिल्कुल। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो एक एक्चुअली करेंसी मूवमेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकता है। तो इसी हिसाब से आपको जब आप निवेश कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो करेंसी डेफिनेटली देखिए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली असर आपके नेट रिटर्न्स पर दिखाई ही देगा। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से आलोक अग्रवाल का सवाल लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या नॉन एग्री में डिलीवरी जरूरी होती है। सुरेश जी, देखिए, वायदे का बाजार ऐसा माना जाता है कि एक्सपायरी पे अगर डिलीवरी का थ्रेट हो तो बहुत अच्छी तरह चलता है, डिसिप्लिन मैनर में चलता है। तो जो ये डिलीवरी का एस्पेक्ट है वो एक थ्रेट क्रिएट करने के लिए होता है कि अगर डिलीवरी का थ्रेट हो तो कोई स्पेक्युलेटर इसका भाव कहीं खींच के बहुत लेके नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन खुली है तो उस हिसाब से उसको तैयार रहना पड़ेगा उतने फंड्स के साथ, क्योंकि एक्सपायरी के बाद में उसे उतनी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिलीवरीज का। डिलीवरी होनी ही चाहिए और ये बहुत जरूरी है प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए। चलिए, तो आज हमने पूरी चर्चा कर ली है बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल पे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल पहला कदम की इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बनी रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।